करोगे तो रिजल्ट मिलने में कहीं ना कहीं जो है वो टाइम लगेगा, लेकिन ये एक कारीगरी का तरीका है, इसी को कारीगरी कहते हैं। बाकी देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको सिखा दिया जाता है आईसी रिकॉल कर लो, आईसी रिकॉल करके आप अच्छा खासा अगर आप समझो कि आपने मतलब पेस्टेड को कटिंग करना सीख लिया, पेस्टेड को रिवॉल्व करना सीख लिया, डबल डेकर आईसी को निकाल के लगाना सीख लिया, तो कहीं ना कहीं ये कारीगरी नहीं है, ये हाथ की कला थी जो आपको ऊपर वाले ने अच्छे से दी है, आप कर रहे हो। लेकिन नॉलेज की कमी है, अगर फोन की कंडीशंस को देख के आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप कुछ भी ऐसे तुक्के के बेस पे करोगे तो मे भी होगा, मे भी नहीं होगा। लेकिन जब आप इस जो चीजें नॉलेज में आपको दे रहा हूँ, ये नॉलेज जब आप अप्लाई करके करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको मजा आएगा काम करने में, आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट की मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और बाकी जो हाथ की कला है गाइस, ये कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखाता, ये हाथ की कला आपको अपने अंदर से खुद से पैदा करनी, बैलेंसिंग बनाना। कहते हैं ना कि तभी बनता है जब उसे अच्छा खासा तराशा जाता। आप अपने आप को उस तरीके से तराशो कि आप हीरे बनो, हीरो मत बनो, हीरे बनो, ठीक है। आप उस तरीके से काम करो, जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ उस नॉलेज के बेस पे अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपको समझ में आएगा। देखो मोबाइल रिपेयरिंग में मोबाइल, और किसी के पास कोई आइडिया है कि बग सेक्शन का क्या काम होता है, कुछ चीजें? नहीं भाई। चलो ठीक है, मैं आपको बता, देखो बग सेक्शन जो होता है ना, पूरा गेम होता है एम्पेयर और करेंट का, ठीक है। जैसे आपने ट्रांसफार्मर, अगर इलेक्ट्रिसिटी में बात कर ले तो ट्रांसफार्मर का रोल होता है स्टेप डाउन स्टेप अप करने का। दो ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर आपको पता होगा ट्रांसफार्मर के टाइप। तो एक में स्टेप अप किया जाता है, मतलब वोल्टेज को कहीं ना कहीं अप किया जाता है, और एक में स्टेप डाउन किया जाता है। जैसे आपने सोचा होगा, अगर आप लोग को याद होगा तो पहले जो टीवी चलाने के लिए गांव में देखो वो आता था, क्या बोलते हैं उसे, पीछे को याद होगा, ये कुछ टीवी चलाने के लिए आता था ना, ट्रांसफार्मर के नहीं नहीं, इतना बड़ा सा रहता था, उसके अंदर बटन रहती थी, वोल्टेज कम होता था तो वो ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ा देता था। स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर जो है वो यूज किया जाता था उसमें। अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो उसमें ऑप्शन होता था, जब आपके यहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा है तो आप स्टेप अप कर दो, मतलब वोल्टेज जो है वो थोड़ा बढ़ा सकते हो। अगर ऑटोमेटिक वोल्टेज कहीं ज़्यादा आ गया तो उस जो स्टेबलाइजर के फंक्शंस होते थे कि वो स्टेप डाउन भी कर सकता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज को ड्रॉप कर सकता है। तो अब वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होगा, क्योंकि अपने आप एनर्जी कभी भी ड्रॉप नहीं होती। अगर मैं ये फैन यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ये फैन घूम रहा है, तो ये फैन ना घूम रहा है तो इट मीन कि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है ना वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद ही ये फैन घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब अगर समझो ये फैन की बैरिंग खराब हो जाए तो ये बैरिंग खराब होने के बाद ना ये फैन स्लो हो जाएगा और गर्म होगा। तो स्लो होने की वजह से जब ये गर्म होगा ना तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी उतनी ही ले रहा है जितनी उसे अभी मिल रही है, और अभी जितना हवा दे रही है उतना ही दे रहा है, बट बैरिंग अभी स्मूथ है। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं जब समझो खराब हो जाए, इसकी बैरिंग फूट जाए, तो ऑटोमेटिक जब ये चलेगा तो ये स्लो स्लो चलेगा और आवाज भी करेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, हवा भी दे रहा है, तो गर्म भी हो रहा है। तो ये एनर्जी उतनी ही ले रहा है लेकिन काम इसका बढ़ गया, ये गर्म हो रहा है तो हीट में कुछ जो है वो वेस्ट हो जा रहा है। तो उसकी कैपेबिलिटी, मतलब उसी हिसाब से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि स्टेप डाउन में जब वोल्टेज होता है तो वो कहीं ना कहीं ड्रॉप करने की वजह से जो है ना वो उतनी ही एनर्जी लेता है, लेकिन उसे क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है किसी और हीट में या गर्म होने में या किसी और चीज में वो अपना यूज कर लेता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में तो गर्म ही करता है वो 100%। उसके अंदर अगर आप ट्रांसफार्मर में कूलिंग ऑयल लगी रहती है दुनिया भर की, तो वो सब उसके लिए कूल करने का काम करती है, कहीं ना कहीं स्टेप डाउन करने के टाइम पे, ठीक है। तो
सेम वही रिक्वायरमेंट हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी थी। अब आपने देखा होगा तो पहले हम घर में जो चार्जर लगाते थे, अगर सबसे शुरू में बात कर ले टॉर्च वॉर्च वगैरह की चार्जर या रेडियो जो आता था उसकी चार्जर की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसफॉर्मर लगा होता था जो आपके 240 वोल्ट को स्टेप डाउन कर रहा था और आपको कितना दे रहा था, 11 वोल्ट 5.7 वोल्ट जितना भी आपको चाहिए उतना दे रहा था। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट था, ठीक है। अब हमें क्या करना था, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते गई तो लाइट वेट आ गया आपका जो चार्जर है। अब देखो वो कितना हल्का हो जाता है मोबाइल का चार्जर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही जो ट्रांसफार्मर के काम था उसे हमें जो है ना इसमें करने के लिए, उसे स्टेप डाउन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक में डिजाइनिंग की गई पैनल की। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के थ्रू हम वोल्टेज को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं ट्रांजिस्टर मॉसफेट को यूज करके, वो सारी चीजें जो है डायोड को यूज के, इंडक्टर को यूज करके ये जो है कैसे किया जाए, वो सारी चीजों को देखने के लिए जो है ना मतलब ये फंक्शंस बनाए गए कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उस बेस पे जो है ना ये आपका ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जर था वो बना। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें अगर आप ध्यान दो तो आपको 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर उतना ही ऐसे मतलब मार्केट में चार्जर अवेलेबल है। अभी आप मोबाइल की शॉप चलाते हो तो आपको पता है 3.4 एम्पेयर का चार्जर सबसे अच्छा होता है, 4.2 एम्पेयर का चार्जर अच्छा होता है। लेकिन किसी को कोई नॉलेज है कि कैसे एम्पेयर का क्या रोल होता है? किसी के पास कोई नॉलेज है? एम्पियर का मतलब एम्पियर ज्यादा जाने की वजह से ना बैटरी जल्दी स्टोर होती है। ठीक है, एम्पेयर ज्यादा जाने की वजह से बैटरी जल्दी स्टोर होती है, सही है। तो ये जो एम्पेयर होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम डिसाइड कर सकते हैं। मतलब आप समझो आप 1 वोल्ट पे भी 20 एम्पेयर 50 एम्पेयर दे सकते हो। जो आपका शॉर्ट किलर था वो क्या करता था, वो 1.5 एम्पेयर पे 1.5 वोल्ट पे भी आप 50 एम्पेयर तक का करंट फ्लो अप करवा सकते हो उसके अंदर, 25 एम्पेयर तक का। मैक्सिमम शायद 25 ही था ना शॉर्ट किलर में, 25-30 जो भी रहा होगा। तो वो उतना एम्पेयर आप कैपेबल हो कि 1 वोल्ट और एम्पेयर उतना दे सकते हो, कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हो। बट रेजिस्टेंस में ट्रांजिस्टर में ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ नहीं था। ट्रांसफार्मर में ये ऑप्शन नहीं था कि भाई इतने एम्पेयर का, वो अपनी मर्जी का मालिक था, जितना वो करेगा उतना उस हिसाब से आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होती, ठीक है। तो वही स्टेप अप स्टेप डाउन करने वाली कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करके जो है ना हमें यहाँ पे सर्किट बनाई गई, और सर्किट के बेस आउट पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम 240 वोल्ट जो आपके घर का वोल्टेज होता है 230-40 वोल्ट, वो वोल्टेज को आप अपने मोबाइल की चार्जर को कैपेबल करने के लिए 5 पॉइंट तक जो है वो बना सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं वोल्टेज को। 230-40 वोल्ट जो आपके घर में आता है उस वोल्टेज को हमने 5.7 वोल्ट में कन्वर्ट किया, साथ में एक एम्पेयर की कैपेबिलिटी रखी है, ठीक है। तो वही चीज है, फोन आपका पूरा बड़ा होता गया, डिस्प्ले की साइज बड़ी होती गई, कहीं ना कहीं हमें क्या करना था, स्टेप अप करना था वोल्टेज को। क्या करना था, वोल्टेज को नहीं स्टेप अप करना था, फंक्शंस जो फोन ऑपरेट होता है हमारा कहीं ना कहीं वो एम्पेयर पे ऑपरेट होता है, करंट पे ऑपरेट होता है। फोर्स जो बैटरी का फोर्स होता है वो 4.2 होता है, मैक्सिमम 4.2 फोर्स लगता है उसके अंदर। उसके अंदर वो 4.2 अगर पूरा लोड हमने बैटरी पे डाल दिया, कीपैड फोन में वही होता है कि हमने पूरा लोड बैटरी पे ही डाल दिया है, ठीक है। तो बैटरी हमारी उस हिसाब से चलती है। खैर कीपैड फोन में उतने फंक्शन नहीं होते, लेकिन अगर आप फिर भी चाइनीज ब्रांड के फोन की बात करो तो वो आपको बड़ी बड़ी बैटरियां लगा के क्यों देते, वो छोटी बैटरी में भी आपके फोन को ज्यादा देर तक क्यों नहीं चला सकते, क्यों, क्योंकि उसमें कोई बग सेक्शन नहीं होता ज्यादा। तो उसमें जो है ना हम क्या करते हैं, मतलब डायरेक्ट जो लोड आता है, अगर आपने टॉर्च चालू किया तो उसका भी लोड आपकी बैटरी पे आएगा। आपने मोबाइल में पिक्चर देखा, डिस्प्ले ग्राफिक लाइट जो भी चल रही है उसका भी पूरा लोड आपकी बैटरी पे आएगा। तो यही कारण है कि कीपैड फोन को आप जितना ज्यादा यूज करोगे उसकी बैटरी उतनी रिड्यूस हो जाती है, एज कम्पेयर टू अगर आप
एंड्रॉयड फोन को जितना भी यूज करोगे एक कैपेबल टाइम होता है उसका, उस कैपेबल टाइम पे ही आपका बैटरी रिड्यूस होगा। ठीक है, मतलब अगर एक एवरेज मान के चलो कि आपका 5000 mAh की बैटरी है और वन डे नॉर्मल यूज इन द सेंस कि आप कीपैड फोन से एज कम्पेयर टू ज़्यादा एंड्रॉयड फोन यूज करोगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले की साइज बड़ी है, स्मूथ है, फंक्शन ज़्यादा है, आपको इंटरनेट मिलेगा, आपको गेमिंग ऑप्शन मिलेगा, आपको म्यूजिक ऑप्शन मिलेगा, आपको जो है जीपीएस के ऑप्शन मिलेंगे, दुनिया भर के कैलकुलेटर, कैमरा, सारी चीज़ें आपको बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी एंड्रॉयड फ़ोन में। कीपैड फ़ोन में आपको ये चीज़ें उतनी नहीं मिलेगी, आप एज कम्पेयर टू कीपैड एंड्रॉयड को ज़्यादा यूज़ करोगे। तो इस बेस पे पूरा लोड अगर हमने बैटरी पे डाल दिया और इतने सारे फंक्शंस को ऑपरेट करवाया तो बैटरी बैकअप 1-1.5 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा। तो सर्किट में क्या किया गया, स्टेप अप करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं एम्पेयर को बनाने के लिए आपके फ़ोन में जो है ना इस सेक्शन को बनाया गया। ठीक है, अब इस सेक्शन में क्या होता है बेसिकली, देखो किसी भी अगर आपको ये देखना है बग सेक्शन तो आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा, पर मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ, उस बेस पे ये पूरा तैयार हो। यहाँ पे आपकी सप्लाई हो गई और सप्लाई के बाद जो है ना यहाँ से आप पे क्या होता है, डायोड लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका बग कॉइल लगा होता है। फिर यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगा होता है और यहाँ पे आपका लोड लगा होता है, जो भी आपको फंक्शंस लोड चाहिए। ठीक है, इस तरीके का जो सर्किट होता है ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे हमने एक कुंजी लगाई है, कुंजी इन द सेंस की लगाई है। की आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके फोन में जो फंक्शंस आते हैं, जैसे समझो आपने टॉर्च के लिए क्लिक किया, अब आप मुझे पूछोगे कि आकाश भाई अगर सेक्शन बनाने के लिए इतनी चीजें रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे डायोड कहाँ मतलब फर्स्ट सेक्शन में देखने को मिलता है। तो डायोड आपका आप इस तरीके से भी आ सकते हो कि जो बूस्ट वोल्टेज बनता है फोन में डिस्प्ले लाइट सेक्शन के लिए, वो बूस्ट वोल्टेज भी कहीं ना कहीं उसका जो रोल होता है वो यही होता है, मतलब इसी तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, वो इसी तरीके से काम करता है। वो भी एक तरीके का स्टेप अप करता है वोल्टेज, तो कहीं ना कहीं वो 4.7 जो है उसमें वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं। यहाँ पे हम एम्पेयर को इसके थ्रू स्टेप अप करेंगे। ठीक है, तो क्या करता है वो, अगर आपका यहाँ पे L है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है और यहाँ पे लोड है जो आपको काम करना है, मतलब जो चीजें उसके अंदर है। अब वो फिजिकली कुछ भी हो सकता है, आपका स्पीकर हो सकता है, आपका टॉर्च हो सकता है, आपका डिस्प्ले लाइट हो सकती है, आपका हेडफोन के थ्रू आवाज सुन सकते हो, आपका ब्लूटूथ कनेक्शन हो सकता है, या कुछ भी सीपीयू का जो काम होगा वो आप यहाँ पे समझ सकते। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग मतलब सीपीयू की इंफॉर्मेशन ये समझ सकते। अब इस तरीके से क्या होता है, जब ये ओपन होता है ना तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है ना वोल्टेज स्टोरेज हो जाती है। तो जो साइकिल का फ्लो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि आपका करंट जो है ना एम्पेयर वो इस तरीके से फ्लो अप होगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे तो कुंजी खुली है तो ये यहाँ नहीं, यहाँ तक जाएगा लेकिन आगे नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि कुंजी तो खुली है, पॉजिटिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो गए। तो जो इस एल के अंदर अब्सॉर्ब होता है, जो आपके बग के अंदर मतलब जो आपका कॉइल होता है उसके अंदर जो जनरेट होता है, जो स्टोर होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो, ये साइकिल कहीं ना कहीं मिलके स्टोर करते हैं कुछ करंट्स को, और वो करंट्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली फ्लो अप बनाता है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि डायोड का ये जो निगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो अप बनेगा। कहीं ना कहीं साइकिल जब आपने क्लिक किया इस तरीके से, एक बार आपने कमांड दे दी, ठीक है, कमांड देने के बाद जो फ्लो अप बनेगा इलेक्ट्रॉन का, कमांड छोड़ने के बाद भी तो फ्लो अप इस तरीके से कुछ देर तक जनरेट होता रहता है। ठीक है, तो वही चीज होती है। इसी वजह से जो बैटरी, जैसे समझो बैटरी यहाँ पे आपकी 4.2 की लगी हुई है, ठीक है, अब ये 4.2 की बैटरी आपकी क्या हुई, आपने कोई फंक्शन ऑन किया कि भाई टॉर्च को ऑन कर दो, चलो डिस्प्ले की टॉर्च को ऑन कर दो, यहाँ पे आपका टॉर्च है, ठीक है, अब ये टॉर्च को ऑन करना है
यहाँ से आपने कमांड दे दिया, जब आपने कमांड दे दिया तो बैटरी से कुछ ना कुछ, क्योंकि 4.2 का प्रेशर जो है वो बैटरी पे बना हुआ है, प्रेशर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो बने तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो बनने के बाद ये साइकिल इस तरीके से रन करेगा, ठीक है, इस तरीके से रन करेगा आपका। लेकिन ये रन करने के बाद जब देखोगे ना आप, अगर समझो आप ये कुंजी आपने बंद हो कर दी तो भी इसके अंदर कहीं ना कहीं एम्पेयर जो है वो बना रहेगा और वो फ्लो अप जो है वो बना रहेगा। लेकिन ये टॉर्च में काम नहीं करेगा। ये टॉर्च मैंने वो एग्जांपल्स के लिए बताया आपको, क्यों, क्योंकि अगर टॉर्च में काम करेगा तो आपने ऐसा कभी देखा है किसी एलईडी लाइट्स को आपने जलाया तो वो एक सर्किट में जैसे आपका चार्जर ही हो गया, आपने चार्जर को निकाला, ठीक है, निकालने के बाद आप टेबल पे भी रख दोगे ना तो उसकी एलईडी लाइट धीरे 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 करके बंद होती है। वो क्यों बंद होती है, कहीं ना कहीं सेक्शंस का जो करंट था वो अभी भी उसके अंदर स्टोरेज है, तो वो स्टोरेज का काम जो है ना इसके अंदर होता है। तो वही चीजें जो फोन के इंटरनल फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोसेसर में जो आपकी ग्राफिक्स को रन कराना हो गया या कुछ चीजें हो गई जिनको मतलब अभी टॉर्च में तो आपने टॉर्च अगर यहाँ से कुंजी बंद कर दी तो भी टॉर्च थोड़ी देर तक चलेगा आपका। लेकिन अगर डिस्प्ले लाइट्स में भी यही गेम हम कर दे, डिस्प्ले लाइट्स नहीं, सॉरी डिस्प्ले लाइट्स बोल रहा हूँ मैं, अगर समझ लो कि हमें ऐसे कैपेबल करना है कि जैसे करंट को फ्लो अप बनाते रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली आपका डिस्प्ले का लाइट जो है अगर वो चल रहा है तो आपने जब की दबाई, डिस्प्ले की लाइट कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है, तो कुछ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल से हो रहे हैं, लेकिन वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायोड के थ्रू भी बनते रहेंगे, इधर से भी बनेंगे, कम बढ़ेंगे तो यहाँ से जाएंगे, नहीं तो यहाँ से जाएंगे। तो इसका लोड कहीं ना कहीं जो है वो बैटरी पे उतना नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहीं पे अब आप मुझे बोलोगे कि आकाश भाई बग सेक्शन में फोन में डायोड तो दिखता ही नहीं, तो डायोड जो होता है आपका वो आईसी के अंदर होता है, कॉइल और कैपेसिटर ही आपको बाहर देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है गाइस, कुछ समझ में? अभी ये आपका फोन हो गया, ठीक है, इस फोन में अगर मैं बात कर लूँ पीसीबी में तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये पावर आईसी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बग सेक्शन बना हुआ है, 1 कॉइल 2 कॉइल 3 कॉइल 4 कॉइल 5 कॉइल 6 कॉइल, ठीक है, साथ में यहाँ पे डायोड भी देखने को मिल रहा है D1401 या फिर यहाँ पे D1405, फिर L140 ये आपको जो है जो है कॉइल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको जब भी कहीं पे कॉइल देखने को मिले आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे बग सेक्शन बना हुआ है फोन में, ठीक है। अब ये क्या करता है, देखो यहाँ पे इस लाइन जो मतलब वही कैपेसिटर को मैंने फॉर्मूला किया है L1402। अगर यहाँ पे मैं L402 सर्च करूँ तो देखो कितना है, यहाँ पे वोल्टेज की कैपेबिलिटी कितनी है, 0.8625, ठीक है। वी रैक का S2 लाइन है, ये वी रैक की लाइन है, ठीक है, वी रैक की लाइन है। और वी रैक की लाइन में आपका जो एम्पेयर बन रहा है वो कितना बन रहा है, देखो 4.7 से स्टेपेबल है 3.9 तक का, समझ रहे हो आप, मतलब 4.7 से 3.9 का एम्पेयर देखने को मिलेगा आपको। लेकिन वोल्टेज कितना होगा, 0.86। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, 1.2 की लाइन है, 225 की लाइन है, कैपेबिलिटी कितनी है एम्पेयर की, 2.7 एम्पेयर टू 2.45 एम्पेयर। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको बोलता हूँ लेट सपोज शॉर्टिंग ढूंढो, ठीक है, शॉर्टिंग आप ढूंढोगे, शॉर्टिंग आपको समझ लो यही L1403 पे मिल गई, आपका ये L1043 पे शॉर्टिंग है, ये L1043 ये वाले पे शॉर्टिंग है L1403 पे। तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे और किसी न किसी कंपोनेंट पे शॉर्टिंग बताएगा और लाइन निकली रहेगी तो इधर कहीं पे भी शॉर्टिंग बताएगा, ठीक है। अब मैं आपको 03 L14503 ये वाला हमारा 03 ये वाला लाइन, ठीक है। अब मैंने बंद करो आप 5 एम्पेयर दो, ठीक है, तो 5 एम्पेयर दोगे तो इफेक्ट जो है वो पड़ेगा, लेकिन कितना कम पड़ेगा, क्योंकि लाइन कितने की है, 1.2 की है, तो आपको कहीं ना कहीं 1.1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट रखना पड़ेगा। और उसके बाद एम्पेयर कितना रखना पड़ेगा, 5 एम्पेयर रखना पड़ेगा। 5 एम्पेयर रखोगे तो कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखेगा, लेकिन माइनर इफेक्ट दिखेगा। क्यों, क्योंकि लाइन का जो गेम है
बना बनाया जो गेम है वो 2.45 एम्पेयर मैक्सिमम प्लस 20% अप डाउन भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना MI में भी पॉजिटिव निगेटिव 20%, ठीक है, तो ये अप डाउन हो सकता है। तो वो और किसी किसी में तो ये कैपेबिलिटी 20 एम्पेयर तक जाती है। मैं अभी आपको लाइनें ढूंढ के दिखाता हूँ। देखो इसमें भी कितना है 4.7 एम्पेयर है। अगर ये L14506 में शॉर्टिंग बता रही है और आप 5 एम्पेयर दोगे तो कुछ काम होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन तो ऑलरेडी 4.57 एम्पेयर जो है वो कॉइल झेल जाएगी। आपका ये जो कॉइल है बक कॉइल, वो कॉइल आपका झेल जाएगा, समझे? तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? किसी को कोई आइडिया है? इमरान भाई कोई आइडिया है कि क्या करोगे अगर ऐसा कुछ गेम होता है तो? तो फिर वोल्टेज ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि एम्पायर तो कोयल ही खा जाएगी। अगर नहीं वोल्टेज ज्यादा दोगे तो फिर समझ लो आईसी डेड उठ जाएगी। क्योंकि कैपेबिलिटी कितनी है देखो 0.9 वोल्ट की है, यानी 1 वोल्ट से भी कम की लाइन है। कहीं ना कहीं ये लाइन सीपीयू में जाएगी। फिर सर मेरे हिसाब से कोयल को निकाल कर फिर वोल्टेज देना पड़ेगा शॉर्टिंग के लिए, क्योंकि वो लाइन कट कॉइल जाएगी को तो। निकाल के भी दोगे, चलो मैं मानता हूँ कॉइल को निकाल के देने से भी काम होगा, ऐसे नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन परफेक्ट नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई दूसरा ऑप्शन बताओ। फिर तो सर रोजिन लगा के चेक करना पड़ेगा कौन सी चीज हीट हो रही है, क्योंकि जब हर नहीं, चीज हीट रोजिन होगी। लगा के भी अगर आप चेक करोगे तो कॉइल हिट नहीं होगी, क्योंकि कॉइल कहीं ना कहीं आपके एम्पेयर को पी जाएगी, मतलब वो ऑब्जॉर्ब कर जाएगी। तो कॉइल के नीचे हल्का हल्का सा रोजिन पिघलेगा, आपको लगेगा रोजिन पिघल रहा है, कॉइल खराब है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सारी कॉइलों पे, जितना वहां बग सेक्शन में कॉइल लगा होगा उतने सारी कॉइलों पे वो काम हो जाएगा। कोई और ऑप्शन बताओ। नहीं सर और तो नहीं कुछ। देखो कभी भी याद रखो कि अगर आपका कॉइल शॉर्ट बता रहा है तो फर्स्ट स्टेप में आपको पीएम उठाना है, ठीक है? जी कॉइल अगर शॉर्ट बता रही है तो पीएम उठाए बगैर आपको चेक नहीं करना है। पीएम उठाओ, ठीक है? पीएम उठाने के बाद आप चेक करो कि लाइन की शॉर्टिंग चली गई या नहीं। लाइन की शॉर्टिंग चली गई तो आपका पीएम फॉल्टी है। अगर लाइन की शॉर्टिंग कभी भी कॉइल अगर शॉर्ट बता रही है ना, तो 101% कॉइल में लगा हुआ डायोड जो है आपका वो खराब हो चुका है, क्योंकि जो सर्किट मैंने आपको बताई थी उसमें डायोड बताया था, और वो डायोड कहीं ना कहीं इस फोन के अंदर है, इस आईसी के अंदर है। तो ज्यादातर चांसेस, क्योंकि आज से पहले आप लोग ने किया नहीं है तो आपको पता नहीं है, बट अब आप करोगे, आईसी को निकालने की प्रैक्टिस करोगे और आईसी निकालोगे, क्योंकि अगर एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप बेफिक्र होकर आईसी निकाल लगा सकते हो, है ना? तो एक बार आप आईसी निकालोगे और फिर चेक करोगे, और तब अगर आप एम्पेयर दोगे ना तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपका सर्कल जो है वो ओपन हो जाएगा, साइकिल जो है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से डायोड निकाल दिया है आपने। तो डायोड निकाल दिया तो एम्पेयर कैप जो पीने की कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी फोन की। और आपका अगर निकालने के बाद शॉर्टिंग बता रहा है तब तो आप बना ही लोगे, और अगर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी आईसी फॉल्टी है, समझे आप? मेरे साथ हुआ था 6 में हुआ अभी तो 4 दिन पहले, इसी में सेम वही चक्कर हुआ कि उसकी एक लाइन जो थी मतलब बक बक कॉइल की थी, आईसी की तरफ स्टॉर्टर बोल रहा था और दूसरी लाइन सीपीयू की तरफ जा रही थी। और जब कॉइल निकालते थे तो पावर की तरफ ही शॉर्टिंग रह जाती थी, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। फिर पावर आईसी चेंज करने के बाद ही वो सही हुई वैसे। तो सही हो गई थी ना? नहीं वो जब जो सेट ऑन ही ना हुआ अभी, जो आपको पता है वो सीपीयू उठाया था जिसका, लेकिन वो शॉर्टिंग निकल गई, उसकी शॉर्टिंग वो आ गई थी इसमें। एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो कॉइल लगी हुई है L4304, ये कॉइल, ये कॉइल, यहाँ पे कॉइल, यहाँ पे कॉइल, यहाँ पे कॉइल, यहाँ यहाँ सब कॉइल है, ये सब भी कॉइल है, ठीक है? ये 2 पावर हो गया। अगर आपके पास इस तरीके की सर्किट होगी तो 2 पावर आपको समझ में आना चाहिए। इमरान भाई समझ में आ रहा है ना चीजें?
जी सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। L4032 को अपन यहाँ पे सर्च करते हैं, पता चलेगा कितने एम्पेयर की लाइन है। देखो 0.8, ये इसमें खैर उन्होंने एम्पेयर की इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है। वीरेक की लाइन ये भी है 47, ये आपका कैपेसिटर लगा यूरो हेनरी का, नैनो हेनरी का 20%। ठीक है, इसमें इन्होंने वो नहीं दिया कि कितने एम्पेयर की। सॉरी सॉरी, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 3 एम्पेयर की लाइन है। वी रेक 3A लिखा है ना, 3A 0.8, यानी ये 0.8 की लाइन है और इसकी एम्पेयर कैपेबिलिटी कितनी है? मतलब 3 एम्पेयर की है। इसकी कितनी है? 4 एम्पेयर की है। इसकी कितनी है? 5 एम्पेयर की। अब बताओ, अगर यहाँ पे ये कैपेसिटर शॉर्ट बताएगा आपका C4308, C4309 और साथ में ये कॉइल, तो आप अगर कितना भी एम्पेयर दोगे इन कैपेसिटर पे, ये सर्किट अनेबल होके पूरा एम्पेयर ऑब्जॉर्ब कर जाएगी। जब आप इस आईसी को निकालोगे PM8150 को, तभी आपको पता चलेगा कि क्या गेन है। समझ में आ रहा है? देखो ये देखो 6 एम्पेयर, 9 एम्पेयर, देख रहे हो? ये दूसरा वाला PM है 4, नहीं नहीं नहीं, 4200। ये कौन सी थी? यही है 4200। ये 4 पार्ट है, ये 5 पार्ट है। और कहीं ना कहीं अगर आपको ये लाइनों को फॉलो अप करना, देखो बक कॉइल लगी हुई है ना, इस लाइन को मैं आपको फॉलो अप करके भी बताता हूँ। ये कहीं ना कहीं आपको जो जाएगी वो CPU में जाएगी। देखो वी रेक 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, 9 एम्पेयर, और वोल्टेज कितना है? 0.75। आपको वोल्टेज इतना ही मिलेगा। अगर मैं इसे कैपेबल करूँ, सर्च करूँ, देखो कि लाइन कहाँ जा रही है। ये देखो U3100 CPU है आपका, 3100। देखो U3100 CPU है, और ये कहीं ना कहीं UFS है, मल्टी टैप ऑप्शन है इसके अंदर, इस लाइन। तो ये लाइन आपकी यहाँ पे जा रही है, देखो VDD में। तो अब समझ में आया कि आपको बक सेक्शन क्यों होता है। बक सेक्शन में किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर चलते हैं अपन सॉर्टिंग के साइड में। हेडफोन रिपेयर करने का तरीका मैं आपको बताता, चेक करने का तरीका। हेडफोन अगर आपके पास कोई आता है, ठीक है, और उसमें आपकी बैटरी है वो 4.2 है, यहाँ पे जब आपने शॉर्टिंग लगाई, क्या हेडफोन जो है, हेडफोन के बारे में बात करें। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है ना, पॉजिटिव और निगेटिव का 2 टर्मिनल है। पॉजिटिव और निगेटिव का 2 टर्मिनल आता है। आपके पास कोई फोन आया जो कि डेड है, ऑप्शन ये है कि फोन हो सकता है आपकी चार्जिंग लाइट ब्लिंक कर रही हो, या हो सकता है कि अगर आपने फोन पे जो है वो चार्जर लगाया और मतलब लोगों तक आता हो फोन, या ये सारी चीजें। कंडीशन क्या क्या बनती है वो देखें। कंडीशन पहली जो आपकी बनेगी, चार्जिंग लाइट ब्लिंकिंग की बनेगी। दूसरी जो बनेगी आपकी, वो क्या बनेगी? ये हैंग ऑन लोगो बनेगा। तीसरा क्या बनेगा आपका? कि मतलब फुल्ली डेड बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फुल्ली डेड होगा। ये सारे ऑप्शंस आपको जो है देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा और मल्टीपल ऑप्शंस होंगे।
लेकिन चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ गाइस। कोई भी फोन आपके पास फर्स्ट स्टेप में आए, अगर ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस आते हैं, अब कस्टमर तो आपको यही कंडीशन में फोन लेके आएगा, या तो चार्जिंग लाइन ब्लिंक होगी और फोन डेड होगा, ऑन करने पे नहीं आ रहा होगा। दूसरे, या तो हैंग ऑन लोगो होगा, बार बार रिस्टार्ट हो रहा होगा, तो कस्टमर आपके पास लेके आएगा सॉफ्टवेयर मार, या तो फुल्ली डेड होगा, ठीक है, या तो ड्रॉप, इसमें ड्रॉप केस भी हो सकता है, वाटर ड्रॉप केस भी हो सकता है, बट कंडीशन ऑलमोस्ट इतनी होती है कि फुल चार्जिंग लाइन ब्लिंकिंग या हैंग ऑन लोगो या फुल्ली डेड की कंडीशन आती है आपके पास फोन में। तो पहला, सबसे पहला ऑप्शन क्या बनता है गाइस, ध्यान से सुनो, आप लोग नहीं करते हो, चेक करो पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको यही चेक करना है कि पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर पोर्ट बन रहा है, याद रखो, अगर पोर्ट बन रहा है तो या तो आपका एमएनसी अनकरप्टेड होगा, एसएमएनसी एमएनसी जो है इसका डैमेज होगा, तो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है एमएमसीपी, एमएमसी आपको रिबॉलिंग करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन होती है और फोन पोर्ट बनाता है तब, अगर पोर्ट नहीं बनाता है, दूसरी कंडीशन होगी आपका पोर्ट नहीं बनाता है। पोर्ट नहीं बनाता है तब आपको क्या करना है, तब आपको इसके अंदर चेक करना पड़ेगा, मे बी शॉर्टिंग हो सकती है, या फुल शॉर्टिंग हो सकती है, या हाफ शॉर्टिंग हो सकती है। ठीक है, मे बी आपका क्या हो सकता है, फुल शॉर्टिंग होगा या हाफ शॉर्टिंग होगा। अब इसे चेक करना है कैसे, आपको आपका बोर्ड है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल का, उस पर आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लगाना है, ठीक है। मल्टीमीटर लगाना है, कैसे, आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में चेक करना है। एक साइड जो रीडिंग है वो आके चली जानी चाहिए, 1600 आए, 1900 आए, 1100 आए, 1200 आए, कुछ भी आए, आने के बाद जो है आपका वो चले जाना चाहिए रिवर्स बायस में, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में आपका 350 के ऊपर का रीडिंग आना चाहिए, 350, 390, 396 या 400, 450 के अंदर की रीडिंग आनी चाहिए। इतनी रीडिंग होगी तो आपका फोन ओके कंडीशन, बैटरी पे है, क्या बैटरी पे है, लेकिन अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा होगा अंदर और पोजिशनिंग होगी उसकी, तो वो किस तरीके से मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो आज जो है अभी हम क्या करेंगे, वो फुल शॉट और हाफ शॉट पे बात करेंगे। बाकी ये हैंग ऑन लोगो आपका जो है वो एमएनसी में आएगा, पोर्ट बना रहा है एमएनसी, प्रोग्रामिंग आपका एमएनसी में लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, जब हम फाइल के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे तब। एमएनसी रिबॉलिंग में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो एमएनसी रिबॉलिंग आपको आ जाएगी। अगर पोर्ट बना रहा है तो फुल्ली डेड है तो वो किस तरीके से चेक करना है वो इसी के बाद बताऊंगा, मतलब पहले फुल शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फुल्ली डेड है तो कैसे रिपेयर करें, ठीक है। तो चलो फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग चेक करते हैं, रिपेयर करते हैं।
फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग आपका ये मान लेते हैं बैटरी कनेक्टर हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। रिवर्स बायस में भी 450 आ रहा है और फॉरवर्ड बायस में 850 आ रहा है। रीडिंग जा नहीं रही है, ठीक है, फोन ऑन नहीं हो रहा। तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये शॉर्टिंग की कंडीशन हो गई। अब ये शॉर्टिंग की कंडीशन कैसे बनी है, आपकी बैटरी मतलब ऑलवेज लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग बता रहा है। अब ऑलवेज लाइन में शॉर्टिंग बता रहा है, ध्यान से सुनना गाइस, ऑलवेज लाइन में आपके शॉर्टिंग बता रहा है। तो ऑलवेज लाइन आपकी किसमें जाती है, मैंने आपको बताया कि बस की लाइन जो होती है की लाइन, पहला ये जो है आपका पावर में जाएगा, डीसी टू डीसी में जाएगा। दूसरा आपका अगर इसमें ही चार्जिंग सेक्शन में ही जाएगा, मतलब जितने भी सेक्शन होते हैं अभी किस आईसी के अंदर है वो आपको ढूंढना मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। मॉडल नंबर के हिसाब से आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। चार्जिंग आईसी, उसके बाद आपका ये कहा जाएगा नेटवर्क आरएफ में जाएगा। उसके बाद ब्लूटूथ में जाएगा। उसके बाद आपका पीएम सॉरी पीएम तो इधर आना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, पीएम में भी जाएगा पीएम आईसी। उसके बाद आपका ग्राफिक में जाएगा। रिंगर सेक्शन में जाएगा। मतलब मल्टीपल ऑप्शन जहां जहां पे भी सेमेटिक के थ्रू आपको पता चलेगा उतनी जगह पे आपकी ये ऑलवेज लाइन जाती है, याद रखो, ठीक है। जहां जहां मैं आपको सेमेटिक में भी बताऊंगा कि जहां जहां पे ऑलवेज लाइन जाती है और उसे कैसे ट्रेस करना है, बट अपनी नॉलेज और उस बेस से मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ कि इतनी जगह पे जाती है, एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे जाती है तो बिना सेमेटिक के आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि हर फोन की बनावट अलग होती है। तो उस बेस पे, लेकिन ये कॉमन है जहाँ जहाँ पे जाती है, हर फोन में जाती है। उसके बाद और क्या चीजें हैं, सेपरेट क्या की हुई है, वो सारी चीजें जो है आपको देखने के बाद समझ में आएगा। पर इतनी जगह पे जाता है, ये डन हो गया, श्योर हो गया कि यहाँ पे आपकी जो है सप्लाई जाती है, ठीक है। अब भाई कहीं ना कहीं शॉर्टिंग जो होगी वो इसी सेक्शन में होगी, शॉर्टिंग इसी सेक्शन में होगी इन जिसमें ऑलवेज लाइन आपकी जाती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे कैसे बनावट कैसे होती है वो देखो। आपका जो फीडबैक की सप्लाई आती है उसमें क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा होता है। अब डीसी टू डीसी कन्वर्टर से पहले आपका एक कॉइल लगा होता है, बक कॉइल, ठीक है। अब ये बक कॉइल क्या करता है, कहीं ना कहीं एम्पेयर जो है वो अब्सॉर्ब करने के लिए कैपेबल होता है। अगर शॉर्टिंग है यहाँ पे होगी, याद रखो, अगर शॉर्टिंग डीसी टू डीसी कन्वर्टर के बाद निकली हुई ऑलवेज लाइन में, अगर ऑलवेज लाइन कभी कभी क्या होता है सब सेक्शन में जाती है, अभी किसी किसी मॉडल में डीसी टू डीसी के बाद जाती है, प्रोटेक्शन लगा होता है, डीसी टू डीसी प्लस एम्पेयर कैपेबल के लिए लगा होता है। तो ये प्रोटेक्शन जो है वो सैमसंग के फोन में तो हमेशा मतलब बाद में ही लगा होता है ये लाइन, लेकिन किसी किसी फोन में क्या होता है डीसी टू डीसी प्रोटेक्शन जो है वो कुछ में दिया होता है। जैसे समझो आपका नेटवर्क सेक्शन हो गया, ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन हो गया, कुछ सेक्शन में दिया गया, कुछ सेक्शन में आपका इसी में से जाता है। मतलब ये ऑलवेज लाइन जो होती है ये यहीं से चलती है, यहीं से, ठीक है। उस सेक्शन में आपकी जो है ना यहीं से जाती है। अब यहाँ से जाने की वजह से क्या होगा कि अगर इस सेक्शन में शॉर्टिंग होगी, यहाँ पे भी ऑलवेज ही लाइन है गाइस, याद रखो 4.2 की ऑलवेज लाइन है, ये भी 4.2 की ऑलवेज लाइन है। लेकिन कुछ को सिक्योर बनाने के लिए जिनमें शॉर्टिंग ज्यादा होती है उनको सिक्योर, जैसे समझो
उस लाइनों को सिक्योर बनाने के लिए इसके अंदर डाल दिया जाता है डीसी टू डीसी के। और कुछ को जो सिक्योर नहीं करना रहता, मतलब उसमें सॉर्टिंग उतनी मायने नहीं रखती है इम्पोर्टेंट, तो उसको क्या करते हैं वो यहाँ से डायरेक्ट दे देते हैं। या कुछ सेक्शन को कस्टमर कभी कभी यूज करना चाहता है तो उस सेक्शन को यहाँ से दे देते हैं और बाकी सेक्शन को यहाँ से दे देते हैं, ठीक है। तो दोनों में 4.2 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा 450 850 बता रहा है तो इनडायरेक्टली शॉर्टिंग इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। अब हमें ढूंढना है कि शॉर्टिंग हमारी है कहाँ। तो अगर समझो इस सेक्शन में शॉर्टिंग होगी जो कि ये बग सेक्शन में नहीं जुड़ा है, बग सेक्शन यहाँ अलग है, डायरेक्ट वीबैट से सेक्शन अलग होके यहाँ पे शॉर्टिंग होगी, तब आप यहाँ पे 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर दोगे, 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी शॉर्टिंग जो है वो बताएगा, रोजिन गल के बताएगा कि भाई मैं खराब हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग आपकी इस डीसी कन्वर्टर के बाद है, ठीक है, तो ये जो कॉइल है इस कॉइल के बाद ये कॉइल कब यहाँ पे भी लगी हो, यहाँ पे नहीं। अगर समझो ये सेक्शन बनेगा ये वाला तो ये कॉइल यहाँ पे लगी हो, लेकिन अगर सेक्शन ये नहीं बनेगा तो कॉइल आपकी यहाँ पे लगी, ठीक है। अब इनमें भी 4.2 का ही वो लाइन होगा, लेकिन सेक्शन 4 कॉइल आपकी यहाँ पे बनी होगी, आपका 4 अगर फिर भी यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है तो कहीं ना कहीं डीसी टू डीसी कन्वर्टर खराब है आपका, याद रखो। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये कॉइल पहचानने का तरीका मैं आपको सिमेट्रिक में बताऊंगा। ये कॉइल आपको निकालनी है, जो सेपरेट आपको लगे कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर के पास लगी हुई है वो कॉइल निकालनी है। आपको चेक करना है शॉर्टिंग इधर बता रहा है कि इधर बता रहा है, 2 पॉइंट मिलेगा आपको शॉर्टिंग कॉइल निकालने के बाद। तो अगर शॉर्टिंग इधर बता रहा है तो कहीं ना कहीं बोर्ड शॉर्ट है, अगर शॉर्टिंग इधर बता रहा है तो कहीं ना कहीं डीसी डीसी कन्वर्टर शॉर्ट है, तो आपको ये श्योर हो जाएगा। वैसे अगर रीडिंग यहाँ बताती है तो नॉर्मली डीसी टू डीसी में ही शॉर्टिंग होती है, बशर्ते सेक्शन अलग ना हो। अगर सेक्शन अलग होगा तो यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अगर सेक्शन अलग है नहीं है तो आपको यह श्योर हो जाएगा कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर में फॉल्ट है जब शॉर्टिंग यहाँ बताएगी और यहाँ नहीं बताएगी। तो आपको क्या करना है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर चेंज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टिंग यहाँ बता रही है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर देना है। 5 एम्पेयर अब जब आप दोगे तो ये लाइन कहाँ जाती है, पीएम में जाती है, पीएम आईसी में जाती है। और इसमें से बहुत सारी लाइनें निकली होती है जिनकी अलग अलग वैल्यूज होती है, अलग अलग वैल्यू आपको देखने को मिलेगी इन लाइनों की। फिर कैपेसिटर लगा होगा, फिर रेजिस्टेंस लगा होता है और मतलब कॉइल लगी होती है। तो कहीं ना कहीं ये लाइनें जो होती है कॉइल लगी होती है आपकी, ठीक है। तो अब इस पीएम की लाइनों में कहीं ना कहीं आपकी शॉर्टिंग है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको जो एम्पेयर यहीं से देना पड़ेगा, कॉइल लगानी पड़ेगी, एम्पेयर यहीं से देना पड़ेगा और फोन को ऑन करने के लिए। अब इस कंडीशन में फोन आपका क्या होगा, कुछ एम्पेयर ले रहा होगा, लेकिन कंटिन्यूसली आपको फोन को उसी कंडीशन में लाना है जिस कंडीशन में वो एम्पेयर ले रहा है। अगर आप उस कंडीशन में नहीं लाते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब आपको शॉर्टिंग नहीं मिलेगी। तो वीपीएच की लाइन जो होती है, वीपीएच की लाइन वो ऑन ऑफ की लाइन होती है। ऑन ऑफ की आपको ऑन करके रखनी है, कंटिन्यूसली शॉर्ट करके रखना है ताकि आपका फोन पावर अनेबल रहे और कंटिन्यूसली जहां तक शॉर्टिंग है वहां तक एम्पेयर लेता रहे। अगर वहां तक एम्पेयर लेता रहेगा तो आप आसानी से उस फोन की शॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हो, उस फोन की शॉर्टिंग को निकाल सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे जज करना है, चेक करना है भाई शॉर्टिंग कहाँ पे। अगर समझो शॉर्टिंग यहाँ पे है तो मे बी इंटरनली अगर ये लाइनें अंदर कुछ कंपोनेंट लगे होंगे आईसी के अंदर और ये लाइन इधर से इधर तक गई होगी, ये लाइन बाद में आगे जहां भी कहीं भी जाएगी तब में आपको ये शॉर्टिंग ही बताएगा, ठीक है। और ये लाइन भी आगे कहीं भी गई होगी, सीपीयू में गई होगी समझो,
तो वहां तक आपका जो है वो शॉर्टिंग ही बताएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे बग सेक्शन लगा हुआ है, एम्पेयर भी लाओगे तो वो पी जाएगा। तो ऑटोमेटिक अगर समझो ये शॉर्ट है तो आपका ये शॉर्ट बताएगा, ये शॉर्ट बताएगा, अंदर से आईसी के अंदर से आई हुई लाइन है, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, सब शॉर्ट बताएगा। अब क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पे एम्पेयर दिया तो वो कहीं ना कहीं बग सेक्शन अनेबल है, आपका लाइन जो है वो और एम्पेयर जो है वो ये कॉइल पी जाएगी। तो उस टाइम पे आपको ये निकालना है और चेक करना है कि शॉर्टिंग चली गई या नहीं। अब आप निकालोगे तो जब निकालोगे तो कहीं ना कहीं लाइन जो है वो ब्रेक हो गई, क्योंकि आईसी तो उठा ली ना आपने, ये आईसी निकल गई आपकी। तो अब तो ये सारी लाइनें सेपरेट हो गई, ये लाइन अलग हो गई, ये लाइन अलग हो गई, ये लाइन गई। अब क्या करना है आपको, अब चेक करना है। तो फॉल्ट टेस्टिंग अगर आप करोगे, फॉल्ट टेस्टिंग तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि बीटीएस भी ऑन नहीं होगा, तो आपका इनडायरेक्टली फोन भी ऑन नहीं होगा। फोन ऑन नहीं होगा तो आपको शॉर्टिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है, पावर से निकली हुई लाइनों में शॉर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका ये मतलब अगर समझो इसमें पावर अनेबल होने तक गेम हो रहा है तो वो प्राइमरी ही कहलाता है, ये लाइन यहाँ पे ही कहलाती है। यहाँ सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है लेकिन आपके बोर्ड में प्राइमरी में भी दिखाएगा, ठीक है। तो वो फंडा कैसे होगा कि अनेबल कर रहा है, वो सारी चीजें हो रही है। तब अब कैसे आईसी को निकाल दिया आपने, लाइन ओपन हो गई, तो अब लाइन कहाँ शॉर्टिंग बताएगी, यहाँ बताएगी क्या, नहीं बताएगी, क्योंकि ये आईसी निकालने की वजह से लाइन ब्रेक हो गई। यहाँ शॉर्टिंग गायब, यहाँ शॉर्टिंग गायब, यहाँ शॉर्टिंग गायब, यहाँ शॉर्टिंग गायब। तो अब ये शॉर्टिंग गायब हो गई तो इनडायरेक्टली शॉर्टिंग तो हमारी यहाँ पे थी, तो अब यहाँ शॉर्टिंग बताएगा, यहाँ शॉर्टिंग बताएगा, यहाँ शॉर्टिंग बताएगा, यहाँ शॉर्टिंग बताएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है ना हम एम्पेयर पिलाएंगे। एम्पेयर कितना, अगर समझो मुझे पता है ये 0 पॉइंट, क्योंकि सीपीयू में जा रही है तो मैंने बताया था बी कोर की लाइन होगी, तो जो मैंने आपको सप्लाई के बारे में बताया था उस टाइम पे आपको बताया था, तो अगर वो होगी तो 1.2 से कम होगी। अब 1.2 से कम होगी तो आपका कितना, अगर सेमेटिक है आपके पास तो बता रहा है 0.9 वोल्ट, तो सेलेक्ट करो 0.9 वोल्ट, 0.9 वोल्ट और 5 एम्पेयर दो। अगर 5 एम्पेयर की लाइन है तो आप यहाँ पे दोगे तो कहीं ना कहीं लाइन सर्किट तो ओपन है, आईसी लगी नहीं हुई है, तो आपका कहीं ना कहीं शॉर्टिंग बता देगा कि भाई मैं ये शॉर्ट, समझ में आया। अगर समझो फिर भी कॉल टेस्टिंग में भी पता चल जाएगा, अगर कॉल टेस्टिंग में भी यहाँ बीप आ रहा था तो 100% कितना भी एम्पेयर दोगे आप पता चल जाएगा। अगर हॉट टेस्टिंग में ही शॉर्टिंग बता रही है तो फिर नहीं पता चलेगा। हॉट टेस्टिंग में शॉर्टिंग बता रही है तो उस टाइम पे क्या करना होगा आपको ये पता होना चाहिए कि इस कॉइल को यहाँ पे, इस कॉइल को निकाल दो। अब निकालने के बाद यहाँ पे शॉर्टिंग चली जाएगी, क्यों, यहाँ पे शॉर्टिंग चली जाएगी क्योंकि आईसी तो ओपन हो गई है, कॉइल कंटिन्यूटी दर्शाता है, इसलिए यहाँ शॉर्ट था तो यहाँ भी शॉर्ट बता रहा था। अब कॉइल को निकाल दिया तो ये तो शॉर्ट नहीं बताएगा, ये शॉर्ट बताएगा। तो यहाँ पे जब मैं वोल्टेज दूंगा तब मुझे ऑटोमेटिक वो बता दे, मतलब ये बग सेक्शन की शॉर्टिंग ही निकाली है अभी तक। समझ में आया आप लोग को? बग सेक्शन क्यों लगा होता है, क्या काम है उसका, आप कब चेक करोगे, कब उसमें अगर कॉइल पे शॉर्टिंग बना है बताएगी तो आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या क्या ट्राई करना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। जी पहले आप लोग को ये चीजें पता थी? नहीं, पहले नहीं। तो ये सब चीजें जब आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपका रिजल्ट जो है वो कम से कम नहीं तो 50% तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि आपको ये चीजें पता ही नहीं थी, आप ऐसे ही काम कर रहे थे। अब अगर आप ये अप्लाई करके काम करोगे तो मे बी 50% रिजल्ट पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो शॉर्टिंग की कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और ये सारी चीज़ें वीडियो को बार बार आप लोग यूट्यूब पे देखना जो अपलोड होती है, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर एक बार में निकल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट जब आप वहाँ वीडियो को देखोगे तो आपको वो चीज़ें बार बार रिमाइंड होते रहेगी, आपके दिमाग में फिट बैठनी चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ ये कहीं मैंने जो आपको शॉर्टिंग में बताया था इसमें कैसे बताया था, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक सेक्शन हमने बनाया था, मैंने आपको ये बताया था अगर ये मेरा बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो प्रोटेक्शन लगाया जाता है डीसी कन्वर्टर का। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, देखो कहीं ना कहीं वो ये सर्किट इसलिए लगाई जाती है पहले, के बाद में आपके फोन की
में ज्यादा फॉल्ट आता है, जैसे आईसी हो गया आपका। उसके अलावा इसमें कॉमन ज्यादा फॉल्ट आता है, नेटवर्क सेक्शन हो गया आपका। तो उसका अटैचमेंट कैसे होता है वो सेमेटिक के थ्रू आपको पता चलता है। आपको सर्किट हमेशा इस तरीके की देखने को मिलेगी। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, जैसे समझो अगर आपको पता चलता है, अमूमन देखो फोन में आईसीआई लगी होती है, क्वालकॉम का चिपसेट है तो आपको पीएमआई देखने को मिलेगा, पीएमआई, ठीक है। मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक में आपको क्या होता है, बीक्यू आईसी देखने को मिलती है। इसमें मीडियाटेक में आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर नहीं होता। सैमसंग के फोन में क्या होगा कि आपका जो चार्जिंग सेक्शन होगा, चार्जिंग प्लस डीसी टू डीसी इसके अंदर दिया जाए, ठीक है। और पीएमआई के अंदर कुछ मॉडलों में डीसी टू डीसी दिया गया है, कुछ मॉडलों में डीसी टू डीसी जो है वो चार्जिंग के अंदर दिया गया है, ठीक है। चार्जिंग के आईसी के साथ में डीसी दिया। अमूमन पीएमआई के अंदर चार्जिंग और डीसी टू डीसी और कुछ तो डिस्प्ले लाइट की भी जो आईसी होती है, डिस्प्ले लाइट की आईसी 6 लैग वाली जो आपने अभी तक अमूमन देखा है, वो 6 लैग की आईसी को 6 बीजीए बॉल में कन्वर्ट करके उसके अंदर बिठा देते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, आईसीओ को मर्ज किया जा रहा है। फोन कॉम्पैक्ट होना, फोन छोटा होने का जो रीजन वो कहीं ना कहीं ये है कि हमने 3-4 आईसीओ को मिला के एक आईसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और इसका कुछ नाम दे दिया। अब जाहिर सी बात है अगर हमने इसे मर्ज किया तो इसके फॉल्ट तो ज्यादा आएंगे, खराब होने के चांसेस ज्यादा है। यही कारण है कि पीएमआई आपकी कॉमन फॉल्ट मानी जाती है। पीएमआई आपके फोन में समझ लो अगर किसी फोन में लगा है तो 60-70% चांस होता है कि यही खराब होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर बीक्यू आईसी लगी हुई है तो बीक्यू आईसी का भी काम वही होता है। बीक्यू आईसी एक तरीके से आपका जो है ना ये फुल गेज आईसी कहलाती है, फ्यूल गेज आईसी। फ्यूल गेज इन द सेंस जैसे समझो आप मतलब क्या होता है, फ्यूल गेज का मतलब ये होता है जैसे पेट्रोल पंप पे आप गाड़ी भराने के लिए जाते, जितना आपको जरूरी हो उतना ही आप भरवाते हो, है ना। इसीलिए इस आईसी का भी काम उतना ही होता है, जितना करंट फोन को चाहिए उतना ही देने का काम ये करता है, ठीक है। एक तरीके से रोकने का मतलब वही डीसी टू डीसी कन्वर्टर। लेटेस्ट फोन में अगर मीडियाटेक का चिपसेट लगा है तो आपको बीक्यू आईसी देखने को मिलेगी। जो हमने रियलमी 2 का ये दिखाया था मतलब बीटे का, उसमें आपको बीक्यू आईसी जो है वो देखने को चार्जिंग आईसी। ये कॉमन आईसी है गाइस, मतलब सैमसंग में तो आपको इस तरीके से मिलेगा। बाकी जो ओप्पो, वीवो, रियलमी ये सब में तो वही चिपसेट होता है, या तो मीडियाटेक होगा या तो क्वालकॉम होगा। अब मीडियाटेक क्वालकॉम होगा तो यही चीजें मिलेगी। एसपीडी में एसपीडी कैम, माइक्रोमैक्स, लावा वो सब पुराने फोन थे, उनमें कैसा डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी नहीं होती, तो खाली एम्पेयर कंजप्शन पावर पीएम के पास मैनेज किया जाता था, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट था। अगर आपको पीएमआई फॉल्टी ज्यादा होती है किसी भी फोन में, देखो क्वालकॉम का चिपसेट है, आपके पास कोई फोन आया जिसमें क्वालकॉम का चिपसेट है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ अगर क्वालकॉम का चिपसेट है, क्वालकॉम का चिपसेट है आपका, तो उसमें क्या होगा, पीएमआई आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब ये पीएमआई की आईसी है तो इसका अटैचमेंट कहीं ना कहीं पीएम से होगा। उसके बाद ये पीएमआई आईसी का अटैचमेंट जो होता है ना, इसमें ही अगर आपने चार्जिंग आईसी दिया तो यहीं पे आपको बक कॉइल भी देखने को मिलेगा। और इसके बाद ये सेक्शन में मतलब पूरा फैलेगा, नेटवर्क सेक्शन में चला जाएगा आपका। और उसके बाद आपका जो है ये मतलब ब्लूटूथ वाईफाई में चला जाएगा। उसके बाद आपका डिस्प्ले लाइट में चला जाएगा। ऐसे सेक्शन जिसमें बैटरी की ऑलवेज लाइन का रिक्वायरमेंट होता है वो लाइनें जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव से जो लाइनें आएगी वो आपकी ये होगी। इसमें कंपोनेंट होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, उनका रीजन क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इनका रीजन क्या होता है, ये क्यों लगे होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको
पहले ही बता दिए, ठीक है। बेसो और बहुत सारे ईटीसी प्लेटफॉर्म हो गए, मतलब जहाँ पे भी हमें ऑलवेज वोल्टेज चाहिए रहता है वो सहमति पता चलेगा कि हर एक फोन की बनावट किस तरीके की है, वो बिना सहमति के हमें नहीं पता चलेगा, तो हम सहमति में ही देखेंगे। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, ये पीएम से बहुत सारी लाइनें मिलेंगी जो इन सेक्शंस में भी जाएंगी, उसके बाद यहाँ पीएम पे जाएगी, और जब शॉर्टिंग होगी आपकी, जैसे समझो पीएमआई लगा हुआ है, पीएमआई लगा हुआ है, कॉलकॉम का चिपसेट है, आपने बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग चेक, बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। जब भी कॉलकॉम का चिपसेट आए बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग बताए तो आपको ये मान लेना है कि 90% चांसेस है आपके पीएमआई खराब होने का। पीएमआई खराब, यहाँ पे मैं चांस बोल रहा हूँ गाइस, रियल मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ 100% खराब, 90% चांस है कि पीएमआई जो है वो खराब होगा अगर कॉलकॉम का चिपसेट है से मतलब पीएमआई के बाद लाइनें दिख आपको सहमति में और रीडिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, तो ऐसे चिपसेट में आपको पीएमआई के पास शॉर्टिंग चेक करनी है। शॉर्टिंग चेक करने का तरीका वही मैंने बताया, पीएमआई की लाइनें हमेशा 4 वोल्ट की होती है, तो आप एक काम कर लो 2 वोल्ट रख लो और 5 एम्पेयर रख लो, ठीक है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये लाइन कितने वोल्ट की है तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप उतनी वोल्टेज रखो, लेकिन मिनिमम अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो मिनिमम हमेशा हमें स्टार्ट करनी है जब हमें पता ना हो, हमें तुक्का मारना हो, तो उस टाइम पे 2 वोल्ट ही रखना, मैक्सिमम आपको 5 एम्पेयर रखना है, ठीक है। ये डीसी पावर मशीन में ब्लैक पोल को आपको कहीं पे भी ग्राउंड करना है, रेड प्रोब से आपको चिमटी मतलब जो भी आपका खराब चिमटी होगा या ऐसा कुछ होगी उस पे तो वो मतलब पॉजिटिव पे आपने यहाँ पे शॉर्टिंग बता रही थी तो यहाँ पॉजिटिव पे अटैच किया और ये निगेटिव पे अटैच किया, ठीक है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अब मशीन का आपने पॉजिटिव अटैच किया, फोन क्या करेगा डायरेक्ट एम्पेयर लेगा, क्यों, शॉर्टिंग है फोन में। अब शॉर्टिंग कहाँ पे है, अगर समझो फोन 10-20 एम्पेयर 50 एम्पेयर ले रहे हैं, 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 9 एम्पेयर ले रहा है, तो ऐसे में तो अब फोन का रोजिंग कहीं नहीं गलेगा, है ना। एक चीज तो है कि अगर शॉर्टिंग है तो कहीं ना कहीं हमें शॉर्टिंग पता चलेगी, तो हमें क्या करना है मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर पे आपका जो है बीप रेंज सेट करना है, बीप रेंज, ठीक है। बीप रेंज पे आपको सेट करने के बाद 2 प्रोब लेनी है, रेड और ब्लैक को आपको ग्राउंड करना है, ठीक है। रेड प्रोब से आपको इन कंपोनेंट पे एक एक कंपोनेंट जो लगे हुए हैं टारगेट कहाँ करोगे, जब एम्पेयर डायरेक्ट ले तो पीएमआई के पास टारगेट करोगे। अभी ध्यान से देखो, आप तो बता रहा हूँ कि टारगेट कहाँ करना है आपको, ठीक है, कि आप पूरे फोन में घूमोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन शॉर्टिंग तो है फोन में, फोन को कहीं ना कहीं ऑन करना है तभी तो आप कारीगर कहलाओगे। तो ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइनों में बहुत सारे कंपोनेंट सेफ्टी प्रिकॉशन डायोड व्योड सब चीजें लगी होंगी, ठीक है। अब वो बोर्ड में लगी होगी लेकिन हमें यहाँ पे ढूंढना है भाई कौन सा शॉर्ट है, 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 9 एम्पेयर ले रहा है। देखो याद रखो अगर 1-2 एम्पेयर 9 एम्पेयर ले रहा है तो कहीं ना कहीं कंडीशन सीपीयू के पास V4 की लाइन या डी रैम की लाइन जो होती है उनमें शॉर्टिंग बताएगी आपको सीपीयू के पास, ठीक है, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर उतना नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है, देखो अभी फिलहाल जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ उस कंडीशन को देखते हैं, उसके बाद 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर की बात करेंगे। मान लो फोन 50 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है, डायरेक्ट 50 एम्पेयर बिना ऑन ऑफ की दबाया या फिर ऑन ऑफ की नहीं दबा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करना है, कहीं ना कहीं सेट ऑलवेज लाइन में भी शॉर्टिंग हो सकती है, यहाँ पीएमआई में भी शॉर्टिंग हो सकती है, लेकिन टारगेट हमें कहाँ करना है, हमें जो है वो पीएमआई में टारगेट करना है, ठीक है। पीएमआई में आपने टारगेट किया, आपने पीएमआई पे टारगेट किया, ठीक है। अब पीएमआई पे टारगेट कैसे करोगे, एक प्रोब तो आपको पता ही है कि ग्राउंड रहेगा, तो वहां पे आपको रीडिंग जो है ना या तो ओएल आएगा, मतलब ओएल मतलब या तो 1 आएगा या तो रीडिंग आएगी, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि मीटर अलग अलग होता है, डायोड रेंज होगा किसी का कुछ होगा, तो
उस बेस पे आपको ये तीनों ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। वहां पे रीडिंग भी एक साइड डीप आएगा, एक साइड रीडिंग आएगा। अब रीडिंग कितनी आनी चाहिए? अगर ये है सीपीयू की बात अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, पीएमआई के पास। पीएमआई के पास या पीएम के पास हमेशा 250 के ऊपर रीडिंग आनी चाहिए। लाइन ओके होगी तो एक साइड आपका बीप ओएल या मतलब बीप या ओएल आएगा, ठीक है। दूसरी साइड आपकी रीडिंग जो है वो 250 से होनी चाहिए पीएमआई और पीएम के पास। यहाँ पे आपकी रीडिंग जो है वो अप होनी चाहिए। अगर इससे डाउन है तो मे भी उस लाइन में शॉर्टिंग है। अगर मान लो 189 आ रहा है, 89 आ रहा है, खैर यहाँ पे पीएम के पास आपको कुछ लाइनें सीपीयू पे जाती है तो उनमें आपको कम भी देखने को मिलेगा, 89 79, लेकिन मोस्टली जो लाइनें होती है उनमें आपको जो है ना ये 250 पीएमआई के पास तो आपको 250 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 250 के ऊपर रीडिंग मिलनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको रेड वाले प्रोब से ऐसे चेक करना है बीप ओएल आ रहे हैं कि नहीं। दूसरे साइड रीडिंग आ रही है, अगर दूसरे साइड बीप आ रही है, दोनों साइड आपकी बीप आ रही है, तो एक दिन की उस लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अब समझ लो अगर मेरी ये लाइन में शॉर्टिंग है तो ये आईसी के अंदर भी कंपोनेंट होते हैं। इन आईसी के नंबर से कंपोनेंट निकला, इस डायोड की लाइन में आया, अब ये डायोड की लाइन में लगा हुआ, ये डायोड भी शॉर्ट बताएगा, फिर इसके आगे कैपेसिटर सब चीज शॉर्ट बताएगी। लाइन कहीं ना कहीं आईसी के अंदर से आई हुई है और उसके बाद यहाँ पे भी पूरा शॉर्ट बताएगा। तो ये हो गया कि यहाँ पे शॉर्टिंग बता रही, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टिंग बता रही। इसी कंडीशन में आपको किस किस एरिया पे टारगेट करना है? पहले तो सैमेट्रिक देखनी है कि ये लाइन कितने वोल्ट की कहाँ पे जा रही, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये लाइन कहाँ पे जा रही है, तो नेटवर्क सेक्शन या तो ब्लूटूथ या तो डिस्प्ले लाइन वाईफाई सेक्शन या पीएम के पास जा रही है। आपको जहाँ पे भी उसे जाना होगा वहां पे वो बताएगा कि भाई मैं यहाँ ये लाइन है और इतनी दूर तक जा रही है। तो उस बेस पे आपको क्या करना है, इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ ये लाइन कहाँ तक जा रही है, लाइन का वोल्टेज कितना वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप क्या करोगे, उतना वोल्टेज और उतना 5 एम्पियर वहां पे जब दोगे तो आपको पूरे बोर्ड में रोजिन लगाना, उन सेक्शन सब जगह। अगर आपको पता चल जाता है सेमेटिक कि कौन कौन से सेक्शन में जा रही है तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, आप खाली उसी सेक्शन में लगाओ। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी लाइन में जा रही है, तुक्का मार रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन शॉर्टिंग इसी लाइन में है, शॉर्टिंग इसी लाइन में है, लेकिन तुक्का मार रहे हो, कहाँ जा रही है उसका कोई अंदाजा नहीं है, सेमेट्रिक भी नहीं। तो आपको नेटवर्क सेक्शन, ब्लूटूथ सेक्शन, डिस्प्ले लाइट सेक्शन या जो भी सेक्शन आपको वहां पे कॉमन लगे, आपको पूरे में रोज ही मारना है और यहाँ पे कहीं ना कहीं वोल्टेज देनी है। जब आप वोल्टेज दोगे ये मैक्स मतलब ये आप निकाल दोगे, डीसी मशीन निकाल दोगे, यहाँ पे डीसी मशीन का रेड प्रोब निकाल दोगे, रेड प्रोब पे आपको एम्पेयर यहाँ पे तभी आप 4.2 वोल्ट ही रखना, 4.2 वोल्ट रखना जब ऑन करोगे बैटरी कनेक्टर से तब। और जब ऑन करके हो गया, हमें पता चल गया कि यहाँ शॉर्टिंग है, तो यहाँ पे आपको एम्पेयर उतना ही रखना है, वोल्टेज कम करना है एज कम्पेयर जितने की लाइन होगी, जितने वोल्ट की लाइन होगी, सेमेट्रिक के थ्रू वो पता चलता है। अगर नहीं पता चल रहा है लाइनें तो कहीं ना कहीं आप पहले जैसे आज आप कोर्स में हो, आज आपने ट्रेनिंग ली, आज से 6 महीने तक अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लाइनों के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि फोन कितने कॉलकॉम मेगाटेक थोड़ी सी बनावट उतनी होगी, पीएमआई में एक अंदाजा मिल जाता है गाइस कि हाँ ये इतने वोल्ट की लाइन होगी, ठीक है। आज से पहले आपने ट्रेसिंग नहीं की होगी, कॉइल पे कितना वोल्टेज बन रहा है, उसके पीएम के आसपास कैपेसिटर पे कितना। अब अगर आप चेक करोगे आपको पता चलेगा कि उतना चेक करोगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि भाई मैंने इतना चेक किया था, ऐसे कंपोनेंट पे इतने इतने वोल्टेज आते हैं, तो आपको उतने ही वोल्टेज और उतना एम्पेयर, ये चीजें मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना वोल्ट रखो, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ इतना वोल्ट मिला था, इतना वोल्ट आपको वहां पे देना है। तो कहीं ना कहीं आप जब वोल्टेज दोगे यहाँ शॉर्टिंग पे तो ऑटोमेटिक जहाँ कहीं भी वो लाइन गई होगी उनमें जो कंपोनेंट खराब होगा वो खुल के सामने आएगा कि भाई मैं खराब हूँ। ऐसे में पीएमआई भी आपका सामने आ सकता है कि पीएमआई भी खराब हो सकता है। तो वो चीजें जब आपको ये पता चल जाएगी आप उसे रिप्लेस करोगे, निकालोगे, लगाओगे तो फोन
ऑन होना ही होना है, ठीक है। अब ये बात रही मतलब इस रेंज पे कि जो पीएमआई के बाद लाइनें गई, अगर पीएमआई के बाद लाइनें गई है तो ठीक है, अगर पीएमआई से पहले गई है तो ये पीएमआई की पहले की लाइन होगी, यहाँ से अटैच होगी और यही लाइन आपकी कुछ सेक्शन को कवर करेगी। तो उसमें भी सेम कंडीशन होगा, जो 4.2 दोगे आपको एक एक चीजों को आपको चेक करना है कि कहाँ पे शॉर्टिंग। जब फोन ऑटो एम्पेयर ले रहा है, यहाँ पे हम फोन को ऑन नहीं कर रहे हैं, याद रखो गाइस। अगर ऑन कर रहे हैं एम्पेयर लेके, कुछ एम्पेयर लेने के बाद छोड़ने के बाद पावर बटन 0 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पीएम या पीएम से सीपीयू को अटैच होने वाली लाइन इनमें शॉर्टिंग होगी, इनमें ही शॉर्टिंग होगी। उस टाइम पे पीएमआई को छोड़ दो, पीएम के पास लगे हुए कंपोनेंट या ये सीपीयू के लगे हुए कंपोनेंट आपको चेक करने, ठीक है। समझ में आया? अगर आपका फोन एम्पेयर ले ही रहा है, जैसे समझो आपने फोन को ऑन किया और 50% एम्पेयर ले रहा है, 50% एम्पेयर से नीचे नहीं जा रहा है, जब आप बटन दबा रहे हो 50 एम्पेयर पे जाके रुक जा रहा है और फोन कंटिन्यूसली एम्पेयर ले रहा है, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपका सीपीयू या एमएमसी का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे फोन में आप एमएमसी को निकालो, उसे रिवॉल्व मतलब निकालो, चेक करो फोन पोर्ट बना रहा है या नहीं। अगर फोन पोर्ट बना रहा है तो इट मीन कि हमारा पीसीबी पोर्ट जो है वो ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है, उस फोन को आप एक काम करो, एमएमसी की हेल्थ रिपोर्ट चेक करो वाईफाई में लगा के, वाईफाई के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एमएमसी डैमेज है या रिवॉल्व करने से सही हो जाए। याद रखो एमएमसी के इंटरनल जो बीजीए बॉल्स होती है वो खराब हो जाती है, तो अगर फर्स्ट टाइम में आपने एमएमसी को लगाया है वाईफाई बॉक्स के अंदर, तो उसकी डम फाइल को रीड कर लो, उसकी सिक्योरिटी फाइल को रीड कर लो, क्योंकि मे भी पहली बार होता है गाइस कि आप अटैच करोगे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है, बाद में वो कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो अगर डम फाइल और सिक्योरिटी फाइल नहीं है तो आप एमएमसी चेंज नहीं कर पाओगे, तो उसमें आपको किसी फोन की एमएमसी चेंज करने के लिए फिर बहुत सारी फाइलें होती है, वो मिलती है नहीं, तो उससे प्रॉब्लम मैं आपको यूएफआई में बताऊंगा। बट फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि अगर आपकी पिन आपने निकाला, आपने यूएफआई में कनेक्ट किया, अगर यूएफआई में चिप कनेक्ट हो गई है और ओके चिप है, मतलब एकदम ओके लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ पिन डैमेज हो जाती है कभी कभी वाटर लॉक की वजह से, तो उस टाइम पे आपका ये फोन कंटिन्यू मतलब ऑन नहीं होगा। आप रिवॉल्व करोगे एक दो बॉल, आपको लगेगा कि बॉल एक दो है, तो ये भी चेक कर सकते हो कि वो बॉल एनसीए है या ग्राउंड है। अगर ग्राउंड है तो मे भी कुछ केसेस में काम कर जाता है, बट एनसीए तो 100% काम कर जाएगा। बट अगर वो प्रिंट है तो वो प्रिंट बना एमएनसी में बहुत हो जाता है, तो ऐसे में आपको एमएनसी चेंज करना ही ऑप्शन होता है। लेकिन पहली बार में अगर आपने यूएफआई में लगाया और डम सिक्योरिटी फाइल रीड कर ली, तभी आप एमएमसी चेंज कर पाओगे। उसकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आप इतना समझो कि यहाँ पे एमएमसी ओके है, आपने यूएफआई में चेक किया, सारी चीजें ओके, रिवॉल्व करके लगाओ। फोन 101% ऑन होना ही होना है जब कभी भी पोर्ट बनाएगा। अगर लेट सपोज नहीं ऑन होता तो फिर सीपीयू को निकालो, सीपीयू को रिवॉल्व करो और फिर लगाओ। अगर फिर भी ऑन नहीं होता है, देखो वैसे तो ऑन हो ही जाएगा, ये पॉइंट रेयर केसेस में बनता है जो मैं आगे बता रहा हूँ। उसमें क्या होगा, सीपीयू और एमएमसी को इंटरप्ट करने के लिए बहुत सारी लाइनें होती हैं, उन लाइनों में कहीं ना कहीं लगा हुआ कंपोनेंट रेजिस्टेंस होगा या कुछ होगा, रेजिस्टेंस ही होता है हमें, वो ओपन हो गया होगा, तो इंटरप्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से फोन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ फोन में क्या होगा कि आपका फोन जो है वो एम्पेयर लेगा 1 या 9 या 10, ऐसे फोन को आपको कैसे चेक करना है। ऐसे फोन में भी आपको सीधा सीधा टारगेट करना है एमएमसी पर, एमएमसी निकालनी है, चेक करना है पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। पोर्ट नहीं बन रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी, तो कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तब आपका वीसी में शॉर्टिंग हो सकती है, वीसीसीक्यू की लाइन में शॉर्टिंग हो सकती
ये VCCQ मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और अगर आप इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में एक तरीके से अगर सेमेटिक की बात करें तो ये VCCQ लगभग हर तीसरी सेमेटिक मतलब हर तीसरे ब्रांड की सेमेटिक का नाम अलग अलग होता है, लेकिन काम वही होता है, वोल्टेज रेंज उतना ही होता है। तो कहीं ना कहीं आपको 1.2 वोल्ट से कम का वोल्टेज जो होगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो आपको उनमें देखना है कि शॉर्टिंग तो नहीं है अमूमन सीपीयू के आसपास या सीपीयू के बैक साइड, ये दो जगह पे आपको देखने को मिलेगा। अगर उसमें शॉर्टिंग बता रही है तो कभी भी शॉर्टिंग कैपेसिटर पे बता दिया कि भाई यहाँ पे शॉर्टिंग है, यहाँ बहुत सारे कैपेसिटर लगे जिनमें शॉर्टिंग बता दी, तो किसी एक शॉर्टिंग ढूंढने का तरीका वही है गाइस, डीसी पावर मशीन को लगाओ और मल्टीमीटर से चेक करो, अगर एक 9-10 एम्पेयर फोन ले रहा है तो उसमें क्या करना है आपको, कहीं ना कहीं आपको जो है ना ये लाइनें जो होती है ये सीपीयू की लाइनें होती है, जो सीपीयू में इंटरनल कनेक्ट कंपोनेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीयू में कैपेसिटर नहीं होता, सीपीयू के अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनकी जो मतलब फिल्टरेशन के लिए कैपेसिटर आउटसाइड जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। उन कैपेसिटर्स में आपके जो है ना उन कैपेसिटर्स में आपको शॉर्टिंग मिल गई तो उनमें आपको 1 वोल्ट से कम की वोल्टेज सेट करना है मशीन पर, और उसके बाद जो है ना आपको वहां पे 5 एम्पेयर देनी है और चेक करना है क्या गर्म हो रहा है। जो भी शॉर्टिंग होगा ये केसेस रेयर बनती है, और ये केसेस बनती भी है, अगर यहाँ पे शॉर्टिंग बनती भी है तो वो शॉर्टिंग देखो इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, या ऐसे फोन में सीपीयू आपका शॉर्ट होता है तो उस फोन में सीपीयू को निकालो, अगर नीचे वाटर लॉस है। ऐसे केसेस कब बनते हैं जब फोन के साथ किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट हुआ हो, कस्टमर ने या तो बैटरी कनेक्टर से हाई वोल्टेज किया हो या चार्जिंग से हाई वोल्टेज पुट किया हो तो होता है, या ओप्पो रियलमी के चाइनीज ब्रांड है तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है कि इंटरनली खुद भी खराब हो सकते हैं क्योंकि सस्ते फोन होते हैं। बट सैमसंग में आपको ये चीज नहीं देखी, तो इतना आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से सेम शॉर्टिंग आपकी जो है रैम के पास भी मिल सकती है आपको, अगर रैम के पास में भी शॉर्टिंग मिलती है तो वही तरीका है आपको ढूंढने का कि मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखो, चेक करो। देखो टाइम लगेगा जब आप ये पूरा चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्लाई करोगे तो रिजल्ट मिलने में कहीं ना कहीं जो है वो टाइम लगेगा, लेकिन ये एक कारीगरी का तरीका है, इसी को कारीगरी कहते हैं। बाकी देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको सिखा दिया जाता है आईसी रिवॉल्व कर लो, आईसी रिवॉल्व करके आप अच्छा खासा अगर आप समझो कि आपने मतलब पेस्टेड को कटिंग करना सीख लिया, पेस्टेड को रिवॉल्व करना सीख लिया, डबल लेकर आईसी को निकाल के लगाना सीख लिया, तो कहीं ना कहीं ये कारीगरी नहीं है, ये हाथ की कला थी जो आपको ऊपर वाले ने अच्छे से दी है, आप कर रहे हो, लेकिन नॉलेज की कमी है। अगर फोन की कंडीशंस को देख के आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप कुछ भी ऐसे तुक्के के बेस पे करोगे तो मे भी होगा मे भी नहीं होगा। लेकिन जब आप इस जो चीजें नॉलेज में आपको दे रहा हूँ ये नॉलेज जब आप अप्लाई करके करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको मजा आएगा काम करने में, आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट की मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और बाकी जो हाथ की कला है गाइस ये कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखाता, ये हाथ की कला आपको अपने अंदर से खुद से पैदा करनी, बैलेंसिंग बनाना। कहते हैं ना तभी बनता है जब उसे अच्छा खासा तराशा जाता है। आप अपने आप को उस तरीके से तराशो कि आप हीरे बनो, हीरो मत बनो हीरे बनो, ठीक है। आप उस तरीके से काम करो, जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ उस नॉलेज के बेस पे अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपको समझ में आएगा। देखो मोबाइल रिपेयरिंग में मोबाइल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बड़ी बात, कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया फोन किस तरीके से वर्क करता है, फोन कब मतलब आप देखो फोन की लाइटिंग की जैसे ग्राफिक्स चेंज होती है ना उसके अंदर इंटरनल जो है कमांडिंग चेंज होती है, आपके वोल्टेज का रेंज चेंज होता है, आपकी ग्राफिक्स को चेंज, तो वो सब चीजें जब आप कैमरे को ऑन करते हो, जब आप गेम खेलते हो तो वो सारी चीजों के साथ आपका सिस्टम कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप मोबाइल रिपेयरिंग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इतना जो भी चीजें मैंने आपको हिंट दी इस
बेस पे अगर आप काम करते हो तो आप क्वालकॉम के चिपसेट में टारगेटेड एरिया जो हमेशा खराब होने वाली चीज है वो पीएमआई है। पीएमआई आपको टारगेट करना है। बाकी अगर आपका पीएम के पास शॉर्टिंग कैसे पता चलेगा वो मैंने बताया। नेटवर्क सेक्शन में भी शॉर्टिंग होगा तो भी पीएमआई के पास ही शॉर्टिंग बताएगा। ब्लूटूथ वाईफाई में शॉर्टिंग होगा तो भी पीएमआई के पास। डिस्प्ले लाइट सेक्शन में पीएमआई के पास। ये सारी जगह पे अगर कोई शॉर्टिंग होगा तो आपका ऑलवेज लाइन में, जैसे समझो अगर ये पीएमआई के बाद बता रहा है, लाइनें यहाँ पे ड्राइंग में मैंने आपको पीएमआई के बाद बताई है, तो आपका कभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि किसी का प्रोटेक्शन लगा है। प्रोटेक्शन लगने की वजह से जो है ना आपको शॉर्टिंग यहाँ नहीं बताया। अगर यहाँ बता रहा है तो पीएमआई में फॉल्ट है, सेक्शन में फॉल्ट नहीं होगा। अब बशर्ते उस फोन की बनावट ये हो कि पीएमआई को मतलब बाईपास करके कहीं सेक्शन में वोल्टेज ना गया। समझो पीएमआई ऐसे फोन है जिसमें पीएमआई के बाद ही सेक्शन में वोल्टेज गया है, तो आपको शॉर्टिंग कभी भी यहाँ नहीं बताएगा। फोन इंटरनली शॉर्ट होकर डीसी टू डीसी बैटरी को सेफ रखने के पर्पज से जो है ना वो वोल्टेज को रोक देगी और फोन आगे ऑन नहीं होगा। जब तक वो शॉर्टिंग नहीं जाएगी फोन बूट नहीं होगा। वो शॉर्टिंग आपको नेटवर्क सेक्शन उसी तरीके से चेक करनी है। जैसे समझो नेटवर्क सेक्शन में अगर शॉर्टिंग होगी तो वहां पे बॉन्ड लगे होते हैं छोटे छोटे, वो बॉन्ड खराब होते हैं, वो गर्म होंगे। आपको रोजिन लगाओगे गर्म होगी, या फिर वो आईसी खराब होगी तो नेटवर्क सेक्शन में आरएफ लगी हुई है तो वो पीए लगा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं गर्म होगा। आपको पता चलेगा जब आप एम्पेयर बढ़ा के दो। लेकिन वो एम्पेयर दोगे कहाँ पे? वो एम्पेयर अगर आप यहाँ पे दोगे तो कहीं ना कहीं ये कॉइल जो रोक लेगी पूरे एम्पेयर को। फोन को जितना कैपेबल है उतना ही पास करेगी। उस टाइम पे ये कॉइल मतलब काम कर रही है, तो अगर ये कॉइल निकाल दी जाए और यहाँ पे आप एम्पेयर दोगे तो यहाँ पे अगर आप एम्पेयर दोगे तो आपका ये डीसी कहीं ना कहीं बाईपास कर दिया आपने। यहाँ पे अगर आप 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर दोगे तो ऑटोमेटिक नेटवर्क सेक्शन, ब्लूटूथ सेक्शन, डिस्प्ले लाइट सेक्शन अगर यहाँ पे कहीं शॉर्टिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ शॉर्टिंग यहाँ पे है। तो उस तरीके से रोजिन लगाना पड़ेगा यहाँ पे और शॉर्टिंग पता चल जाएगी कि किसमें। लेकिन अगर समझो ये आसानी से आपको समझ में नहीं आ रहा है तब आप क्या करोगे? अब आप आरएफ के पास लगा हुआ जो ऑलवेज कैपेसिटर्स होता है जिनमें ऑलवेज वोल्टेज आता है, ठीक है, तो उस ऑलवेज वोल्टेज पे आपको 4 वोल्ट और 5 एम्पेयर देना है। जब आप वहां पे दोगे तो ऑटोमेटिक कहीं जहाँ पे भी शॉर्टिंग होगी आपको पता चल जाएगा। समझे आप? नेटवर्क सेक्शन पे जो ऑलवेज बूट कैप लगा होता है, खैर नेटवर्क सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि ऑलवेज कहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है। जब ब्लूटूथ वाईफाई में कहाँ पे, सैमसंग के फोन में हमेशा आपकी शॉर्टिंग जो है ना, अगर कॉमन कस्टमर बोल रहा है गिरा नहीं है फोन, वाटर लॉक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, चलते चलते में तो मे भी या ब्लूटूथ वाईफाई में प्रॉब्लम होती है। सैमसंग में वाईफाई जो है ना SM सीरीज में ये प्रॉब्लम था, ठीक है। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट में M सीरीज आई है उसमें जो फॉल्ट बन रहा है वो नेटवर्क सेक्शन में बन रहा है। नेटवर्क सेक्शन में RF शॉर्ट हो जाए, ठीक है। ये नेटवर्क सेक्शन ये कॉमन फॉल्ट है गाइस। जब भी मार्केट में कॉमन फॉल्ट, जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहोगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि मार्केट में कॉमन फॉल्ट क्या आ रहा है। तो आप उस बेस पे काम करोगे तो कहीं ना कहीं कॉमन फॉल्ट के बाद आप उसे रिपेयर कर पाओगे। एक हिंट मिल पाएगा कि फोन को खोलना कैसे। बहुत सारे लोग को डिसेंबलिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो डिसेंबलिंग में क्या हर एक कारीगर को प्रॉब्लम होती है। पहले यूट्यूब पे टैग ऑन वीडियोस आते हैं या तो डिसेंबलिंग वीडियोस आते हैं, फोन को खोलना कैसे वो वीडियोस देखो, तब आगे का स्टेप आप कर पाओगे। समझे आप? इस बेस पे आप हमेशा यूट्यूब के साथ जुड़े रहो, अप टू डेट रहो। जो भी चैनल आपके एक्सपीरियंस वाले उन चैनल का फॉलो अप आप आसानी से समझ पाओगे कि क्या है।